हेलो स्टूडेंट्स, अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत आज हमारी चर्चा अंतर्वस्तु विश्लेषण पर होगी। कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस भी शोध की एक तकनीक है। कैसी तकनीक? जिसका पर्पस होता है कि शोध कार्य से संबंधित जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं, उन तथ्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन धारणाओं का या जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, उनकी व्याख्या करते हुए, उन्हें सार्थक बनाते हुए, एक अर्थ प्रदान करते हुए किन्हीं निश्चित निष्कर्षों तक पहुंचना इसका पर्पस होता है। मतलब यह है कि शोधकर्ता जब चरणबद्ध तरीके से उपकल्पनाओं के निर्माण के बाद, निदर्शन के चयन के बाद तथ्य संकलित करता है विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से। वो प्रविधि साक्षात्कार की भी हो सकती है, प्रश्नावली की भी हो सकती है, या फिर शेड्यूल यानी अनुसूची की भी हो सकती है। प्राथमिक तथ्य वो एकत्रित करता है इन विधियों के माध्यम से, क्षेत्र में जाकर फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करता है, या फिर द्वितीयक तथ्यों का संकलन करता है विभिन्न पुस्तकों, समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों या ऐतिहासिक प्रलेखों के माध्यम से, या मास मीडिया में जो चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं, समाचार पत्रों की जो सुर्खियां आती हैं, या कोई डिबेट चल रहा होता है, कोई भाषण हो रहा होता है, ये सब तथ्य के स्रोत बनते हैं। इनको द्वितीयक स्रोत कहते हैं। तो जब शोधकर्ता के पास विभिन्न प्रविधियों और विभिन्न स्रोतों से तथ्य एकत्रित हो जाते हैं, तो उन तथ्यों को कैसे शोध कार्य में प्रयोग में लाया जाए, क्योंकि तथ्य अपने आप कुछ नहीं कहते जब तक उनकी व्याख्या न की जाए, जब तक उनकी एनालिसिस न की जाए। तो तथ्यों की व्याख्या और उनके विश्लेषण का कार्य अंतर्वस्तु विश्लेषण की टेक्निक के अंतर्गत किया जाता है। ये भी एक तकनीक है, यानी प्राप्त तथ्यों की व्याख्या करना, उनका विश्लेषण करना, ये भी एक तरीका है। यूं ही तथ्यों की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसके लिए एक खास टेक्निक को अपनाना होता है। इस टेक्निक को ही कंटेंट एनालिसिस या अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं। अब ये अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, किन रूपों में किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं, इन पर हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो जो तथ्य प्राप्त होते हैं शोधकर्ता को, उनको वो विश्लेषण के योग्य बनाने के लिए उनका सारणीकरण करता है, उन्हें टेबल्स में अरेंज करता है, उनको कैटेगराइज करता है, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करता है, और उन्हें एक खास संकेत प्रदान करता है। तो टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन और कोडिंग ये अंतर्वस्तु विश्लेषण के पार्ट है, उसकी पूर्व आवश्यकता है। यानी तथ्यों की व्याख्या सही तरीके से सार्थक रूप में तभी की जा सकती है जब उन्हें एक टेबल में अरेंज किया जाए, व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाए, और तथ्यों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाए। कुछ तथ्य जिनकी प्रकृति एक समान है उन्हें एक वर्ग में रखा जाए, कुछ अन्य तथ्य जिनकी समान प्रकृति है, समान विशेषता है, या जो समान क्वेश्चन से संबंधित हैं, उनको एक वर्ग में रखा जाए, और इन सबको एक संकेत प्रदान किया जाए, एक कोड प्रदान किया जाए। इसके बाद तथ्यों की व्याख्या की बारी आती है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और शोधकर्ता ने शोध विषय के रूप में
जिस भी विषय को चुना है, जो हाइपोथेसिस उसने डेवलप की है उस विषय के बारे में, जो उपकल्पना बनाई है, जो क्वेश्चन रेज किए हैं, जो प्रश्न उठाए हैं अपनी उपकल्पनाओं में, उनके माध्यम से उन प्रश्नों को, उन उपकल्पनाओं को तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण के माध्यम से टेस्ट करता है। उनको या तो सही सिद्ध करता है या उन्हें गलत सिद्ध करता है। इसके लिए तथ्यों का विश्लेषण किया जाना, उनकी व्याख्या किया जाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तथ्य अपने आप कुछ नहीं कहते। हमने या शोधकर्ता ने बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा कर ली, लेकिन वो सूचनाएं तब तक उपयोगी नहीं है जब तक उनको व्यवस्थित ढंग से न रखा जाए और व्यवस्थित करने के बाद उन तथ्यों से अर्थ न निकाले जाए। ये अर्थ निकालने का कार्य, निष्कर्ष निकालने का कार्य, उनकी व्याख्या का कार्य अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अंतर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है। जैसे होल्स्टी ने लिखा कि शोध की ऐसी कोई भी तकनीक जिसका प्रयोग सूचनाओं को व्यवस्थित करने और उनकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या के लिए किया जाता है, अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाता है। यानी तथ्य के लिए दो चीजें जरूरी हैं तथ्य के शोध कार्य में प्रयोग के लिए, तो इसका व्यवस्थित होना और वस्तुनिष्ठ होना, विषय परक होना, वास्तविकता के करीब होना, उसमें शोधकर्ता का पक्षपात समाविष्ट न होना, बल्कि जिस रूप में व्यवहार है, प्रवृत्ति है या घटना घटित हुई है, उसको उसी रूप में प्रेजेंट करते हुए उसकी व्याख्या की जाए। तो कोई भी रिसर्च की टेक्निक जिसमें ये दो कार्य किए जाते हैं, क्या सूचनाओं को व्यवस्थित करना और सूचनाओं की वस्तुनिष्ठ व्याख्या करना, इन दो कार्यों को संपन्न करने वाली शोध की तकनीक अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाती है, कंटेंट एनालिसिस कहलाती है। एक अन्य परिभाषा दी गई कंटेंट एनालिसिस की कि अंतर्वस्तु विश्लेषण एक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण है, एक प्राकृतिक दृष्टिकोण है, जो अपनी प्रकृति से कैसा है, अवलोकनात्मक है और कथनात्मक है। यानी कंटेंट एनालिसिस में शोधकर्ता विषय के बारे में जो कुछ अवलोकित करता है, जो कुछ देखता है, देखने का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं होता, देखने का मतलब समझना भी होता है कि किसी व्यवहार, घटना या प्रवृत्ति को देखकर शोधकर्ता जो समझता है, जो मीनिंग उससे डिराइव करता है, वो कंटेंट एनालिसिस के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात ये होती है कि कंटेंट एनालिसिस नरेटिव होती है, कथनात्मक होती है, वर्णनात्मक होती है। इसमें विषय का वर्णन विभिन्न तरीकों से किया जाता है, तथ्यों का सहारा लेते हुए। और तीसरी बात क्या कही गई कि इसका संबंध प्रयोगात्मक तत्वों से बहुत कम होता है। यानी जो कार्य लेबोरेटरी में बैठकर किए जाते हैं, उनसे कंटेंट एनालिसिस का ज्यादा संबंध नहीं होता, क्योंकि लेबोरेटरी में जिन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक निष्कर्ष निकल आते हैं। लेकिन कंटेंट एनालिसिस में शोधकर्ता को अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग करते हुए, अवलोकन शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु को कैसे प्रेजेंट किया जाए, किसी तथ्य को कैसे प्रेजेंट किया जाए, इस क्षमता को व्यक्त करते हुए उस विषय वस्तु का, उस तथ्य का विश्लेषण करता है। यानी प्रयोगात्मक तत्वों से अंतर्वस्तु विश्लेषण का संबंध कम होता है,
प्रयोगात्मक तत्वों से किसका संबंध होता है? वैज्ञानिक अनुसंधान में ज्यादातर प्रयोगात्मक तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशंस में लेबोरेटरी मेथड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक शोध कार्य में जो अंतर वस्तु विश्लेषण किया जाता है, प्राप्त तथ्यों की व्याख्या की जाती है, वर्णन किया जाता है, वो ज्यादातर नरेटिव के रूप में होता है, कथनात्मक रूप में होता है, वर्णनात्मक रूप में होता है, जो सिद्धांत निर्माण की ओर, सामान्यीकरण की ओर अग्रसर होता है। ऐसे ही बेरलैंड ने अंतर्वस्तु विश्लेषण को परिभाषित करते हुए कहा कि ये शोध की एक तकनीक है जो विभिन्न प्रकार के संचार में जो तथ्य व्यक्त होते हैं उन तथ्यों को व्यवस्थित करता है, वस्तुनिष्ठ और परिमाणात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। यानी संख्यात्मक विवेचन भी अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है और तथ्य ऑब्जेक्टिव रूप में सिस्टमेटाइज किए जाते हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी अंतर्वस्तु विश्लेषण की। अब देखते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण की जो टेक्निक है उसके प्रयोग का पर्पस क्या है, क्यों शोध कार्य में कंटेंट एनालिसिस की जाती है, इसकी क्या जरूरत है, इसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। सामान्य रूप में तो आपने देख ही लिया, लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से शोधकर्ता कई उद्देश्यों को प्राप्त करता है, कई कार्यों को संपन्न करता है। जैसे वो जिस भी अध्ययन समूह का अध्ययन कर रहा है, निदर्शन के रूप में चयनित जो व्यक्ति समूह है या जो संस्था है, उसकी प्रवृत्तियों, उसके ट्रेंड्स, उसकी टेंडेंसीज, उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार और उसके द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जो संचार किया जाता है, संवाद किया जाता है, उन सभी संवादों में, उन व्यवहारों में, उन प्रवृत्तियों में क्या भाव परिलक्षित होता है, इसकी पहचान करना, ये अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से होता है। अगर शोधकर्ता ने किसी संस्था को अपने शोध विषय के रूप में चुना है, तो उस संस्था के बारे में तथ्य इकट्ठा करने के बाद वो कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से क्या पता लगाता है कि उस संस्था की प्रवृत्तियां क्या हैं। हर संस्था के अपने कुछ मूल्य होते हैं, कुछ व्यवहार होते हैं और जो समय समय पर कम्युनिकेशन में व्यक्त होते हैं। जैसे हर शिक्षण संस्थान का अपना मोटिव होता है, अपना मिशन होता है, अपना विजन होता है। अगर शोधकर्ता ने किसी उच्च शिक्षण संस्थान को अपने अध्ययन का विषय बनाया और उस बारे में तथ्य इकट्ठा किए विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से, विभिन्न प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से, उस कॉलेज की छात्राओं का इंटरव्यू लिया, शिक्षकों का इंटरव्यू लिया, उस इंस्टीट्यूशन से जो कुछ प्रकाशित होता है, लेख वेबसाइट्स के माध्यम से या प्रिंटिंग के माध्यम से, उन सब से तथ्य इकट्ठा करता है और संवाद के दौरान शिक्षकों का इंटरव्यू लेते समय, प्रिंसिपल का इंटरव्यू लेते समय या छात्र छात्राओं का इंटरव्यू लेते समय जो कुछ भी भाव उभर कर सामने आते हैं, उन सभी भावों की, उन सभी व्यवहार की, प्रवृत्तियों की पहचान करता है और इस पहचान के लिए वो कंटेंट एनालिसिस का प्रयोग करता है। वो देखता है कि जो रिटन डॉक्यूमेंट है किसी संस्था का, वो उस संस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्मिकों, शिक्षकों,
ऑफिस स्टाफ के व्यवहार से कितना मेल खा रहा है, किस रूप में मेल खा रहा है और कहाँ वो भिन्न है। संवाद में लोग उस संस्था के बारे में क्या व्यू रख रहे हैं, इन सभी को मिला जुला कर आपस में इनमें संबंधों की स्थापना करके उसकी व्याख्या करता है वो, और किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है कि एक्चुअली उस संस्था की प्रवृत्तियां क्या है, उस संस्था के व्यवहार क्या है और उस संस्था का संवाद किस रूप में होता है। क्या ये सभी एक ही भाव को व्यक्त करते हैं या अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं, इनमें क्या सिमिलरिटी है, इनमें क्या विभिन्नता है। इनका ही विश्लेषण करने के बाद वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है किसी संस्था के विषय। तो कंटेंट एनालिसिस का एक पर्पस तो ये होता है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की जो प्रवृत्तियां हैं, जो व्यवहार है और जो संवाद होता है, वहां पर संचार होता है, उनमें व्यक्त भावों की पहचान की जाती है कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से। दूसरा पर्पस होता है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो सैंपल के रूप में चुना गया है, उस सैंपल की मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक दशाएं कैसी हैं, इसको ज्ञात करना भी कंटेंट एनालिसिस का पर्पस होता है। तीसरे, किसी भी विषय के बारे में शोधकर्ता ने जिस विषय को चुना है शोध कार्य के लिए, उस विषय के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर संचार माध्यमों के द्वारा बहुत सारे फैक्ट सामने लाए जाते हैं। जब भी कोई समस्या उपस्थित होती है, कोई विषय उपस्थित होता है सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ, तो उसके बारे में चर्चा परिचर्चा भी होती है मास मीडिया के अंतर्गत। विभिन्न लेख प्रकाशित होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कार्य होता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो विभिन्न संचार माध्यम है, दूसरे देशों के जो संचार माध्यम है, उनमें भी इन बातों पर चर्चा होती रहती है। तो शोधकर्ता जब कंटेंट एनालिसिस करता है तो उसका पर्पस ये होता है कि जो नेशनल लेवल के संचार माध्यम है और इंटरनेशनल लेवल के संचार माध्यम है, उनमें जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो तथ्य सामने लाए जा रहे हैं, वो तथ्य एक दूसरे से कहाँ भिन्नता रखते हैं और कहाँ उनमें समानता है, इसको कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से प्रकाश में लाया जाता है। जैसे आजकल अभी कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, तो कोविड के विभिन्न स्ट्रेन्स से लेकर वैक्सीन तक और कोविड का दुष्प्रभाव किन किन सेक्टर्स पर किस किस रूप में पड़ा, इन सब के बारे में व्यापक चर्चा परिचर्चा, लेखों आलेखों का प्रकाशन प्रिंट मीडिया या टेलीविजन या इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तथ्य तो बहुत ज्यादा हैं जो इन मीडिया के माध्यमों से व्यक्त किए जा रहे हैं। अब शोधकर्ता का पर्पस होता है कि तथ्यों की जो वैरायटी इन विभिन्न संचार माध्यमों में देखने को मिल रही है, उन वैरायटीज में भिन्नता को ढूंढना और उनमें सिमिलरिटी को ढूंढना, ये भी पर्पस होता है कंटेंट एनालिसिस का। इसके साथ ही विषय वस्तु में जो सामान्य प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति समूह का अध्ययन किया गया, उस व्यक्ति समूह से कुछ उत्तर प्राप्त किए गए, प्रश्नों को पूछा गया इंटरव्यू के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से, उन्होंने उत्तर दिए। उन उत्तरों में शोधकर्ता ये ढूंढता है कि जनरल ट्रेंड क्या है। जैसे कोविड-19 में इसका मुकाबला करने के लिए जो विभिन्न वैक्सीन्स लाई गई, उन वैक्सीन्स के बारे में अगर अध्ययन करना हो शोधकर्ता को, तो वो किसी अध्ययन समूह को चुनेगा निदर्शन के रूप में
और फिर उनसे उत्तर प्राप्त करेगा। उनके उत्तरों में वो देखेगा कि लोग किस वैक्सीन को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ज्यादा संख्या किस वैक्सीन को पसंद करने वाले लोगों की, यानी वो ट्रेंड होगा, वो प्रवृत्ति होगी। जिस प्रवृत्ति को सामने लाने का कार्य कंटेंट एनालिसिस में किया जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं इसके, इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अगला पर्पस होता है कंटेंट एनालिसिस का कि जब शोधकर्ता कोई साक्षात्कार आयोजित करने जा रहा होता है या किसी विषय पर सर्वेक्षण करने जा रहा होता है, तो सर्वेक्षण करने से पहले या साक्षात्कार करने से पहले पूर्व परीक्षण के उद्देश्य से वो जो मौजूदा तथ्य हैं उनकी एनालिसिस करता है, और एनालिसिस के आधार पर वो एक सुधरी हुई प्रश्नावली या सुधरा हुआ साक्षात्कार शेड्यूल बनाता है, ताकि उसे ऑथेंटिक सूचना उस विषय के बारे में प्राप्त हो सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में कि शोधकर्ता को जो सूचनाएं प्राप्त हो, जो तथ्य प्राप्त हो, वो विश्वसनीय हो, प्रामाणिक हो। शोधकर्ता जिन लोगों से प्रश्न पूछे वो निसंकोच भाव से, निडर भाव से, वस्तुनिष्ठ रूप में सूचनाओं को प्रदान करें। किसी के प्रभाव में आकर, किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर या किसी अन्य फैक्टर का प्रभाव उनके उत्तरों पर न पड़े। तो बेसिक पर्पस होता है शोधकर्ता का कि तथ्य ऑथेंटिक हो, प्रामाणिक हो। तथ्य ऑथेंटिक कब एकत्रित होंगे? जब उसके द्वारा जो प्रविधियां अपनाई गई हैं वो प्रविधियां बहुत सुधरी हुई, बहुत सोच विचार कर उनका प्रयोग किया जाए। तो जब वो इन प्रविधियों का प्रयोग करने जाता है साक्षात्कार या सर्वेक्षण पद्धति, तो इनके प्रयोग से पहले जो कुछ भी तथ्य उस विषय में मौजूद है, उस अध्ययन समूह के विषय में, उसकी प्रवृत्तियों के विषय में, या किसी वैयक्तिक अध्ययन के अंतर्गत किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के विषय में जो तथ्य मौजूद है, उनकी एक पूर्व एनालिसिस करके उसके बाद रिफाइंड रूप में इंटरव्यू शेड्यूल का निर्माण करना, इस पर्पस से भी कंटेंट एनालिसिस की जाती है। इसके साथ साथ जो लास्ट पर्पस या जिसको सामान्य पर्पस कह सकते हैं कंटेंट एनालिसिस का, वो होता है कि शोध कार्य के लिए निदर्शन के रूप में जिस व्यक्ति समूह का चयन किया गया है, उससे जो साक्षात्कार लिए गए हैं या खुली प्रश्नावली के अंतर्गत उस व्यक्ति समूह के द्वारा जो सूचनाएं अपने विचार से दी गई हैं, अपनी जानकारी के आधार पर दी गई हैं, उन सूचनाओं का ओवरऑल विश्लेषण प्रस्तुत करना, उन सूचनाओं के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, ये कंटेंट एनालिसिस का व्यापक उद्देश्य होता है। व्यापक भी है और प्राथमिक। तो इस तरह से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंटेंट एनालिसिस संपन्न की जाती है किसी भी शोध कार्य के अंतर्गत। अब ये जो कंटेंट एनालिसिस होती है, इसके भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। सामान्य रूप से 2 प्रकार बताए जाते हैं कंटेंट एनालिसिस के। एक को कहते हैं अवधारणात्मक अंतर्वस्तु विश्लेषण, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, और दूसरी है संबंधात्मक या रिलेशनल कंटेंट एनालिसिस। तो अवधारणात्मक कंटेंट एनालिसिस क्या है, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस क्या है? आमतौर पर जो शोधकर्ता सामाजिक राजनीतिक शोध के अंतर्गत एनालिसिस करता है,
वो कंसेप्चुअल एनालिसिस ही होती। इस एनालिसिस में क्या किया जाता है? सबसे पहले तो जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उन तथ्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, उनमें कौन सी अवधारणाएं निहित है, कौन से कंसेप्ट निहित हैं, इनको ढूंढने की कोशिश इस एनालिसिस में की जाती है। और उसके बाद ये देखा जाता है कि उस तथ्य संग्रह में वो कंसेप्ट कितनी बार आया है, कितने उत्तरदाताओं के द्वारा वो व्यक्त किया गया है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर किसी शोधकर्ता ने सतत विकास की धारणा को चुना अपने शोध विषय के रूप में, और जिस अध्ययन समूह का वो अध्ययन कर रहा है या जिस संस्था को उसने अपने शोध विषय के रूप में चुना है, मूल्यांकन की दृष्टि से, तथ्यात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से, शोध की दृष्टि से, तो वो ये ढूंढने का प्रयत्न करेगा कि सतत विकास के जितने भी पहलू हैं, उत्तरदाताओं ने जो उत्तर दिया है, वो पहलू क्या उनके उत्तरों में दिखाई दे रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। जैसे सतत विकास का एक पहलू है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक कार्यों को संपन्न किया जाए, यानी विकास की ऐसी रणनीति हो, ऐसी टेक्निक हो जिससे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव न पड़े। और दूसरी बात ये कि उस विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिले। आपने एक क्षेत्र चूज कर लिया, मान लीजिए गौतम बुद्ध नगर चूज कर लिया। अब गौतम बुद्ध नगर में जिन लोगों को आपने निदर्शन के रूप में चुना है, उनसे जो सूचनाएं इकट्ठा की हैं, उन सूचनाओं में ये देखेंगे कि उनके द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं वो सतत विकास के किस पहलू को पुष्टि प्रदान करती है। यानी कितने उत्तरदाताओं ने ये बताया कि गौतम बुद्ध नगर में जो विकास की स्ट्रेटेजी अपनाई गई है वो सतत विकास के अनुरूप, या भूमि अधिग्रहण की जो पॉलिसी अपनाई गई विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, उस पॉलिसी का लाभ कितने किसानों तक या कितने मजदूरों तक पहुंचा, या फिर उद्योगपतियों तक ही वो लाभ सीमित रहा। अगर वो लाभ उद्योगपतियों तक सीमित रहा, यानी सतत विकास की धारणा के अनुरूप नहीं है, लेकिन अगर इसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिला है, जिसमें किसान और मजदूर भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि वो सतत विकास की धारणा के अनुरूप। तो इस तरह से जब कंटेंट एनालिसिस की जाती है तो धारणात्मक आधार पर, अवधारणाओं के आधार पर तथ्यों की व्याख्या की जाती है। अब कुछ धारणाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त हो सकती हैं और कुछ धारणाएं उसमें निहित होती हैं। जब तथ्य संकलित करता है शोधकर्ता तो कुछ धारणाएं निहित होती हैं। शोधकर्ता का कार्य होता है कि एनालिसिस के माध्यम से उन निहित धारणाओं को सामने लाना। अब निहित धारणा का एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि किसी शोधकर्ता ने अध्ययन किया सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता पर। किसी भी क्षेत्र में गया, ग्रामीण क्षेत्र में गया, वहां से लोगों से तथ्य इकट्ठा किया, इंटरव्यू के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, या अन्य कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के आलेखों के माध्यम से। अब वहां उसने ये देखा कि
लोग जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के द्वारा नीतियां लाई जाती हैं, कार्यक्रम लाए जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। गांव के लोग पता करने की कोशिश नहीं करते कि ये कार्यक्रम क्या है, किसके लिए है, इससे क्या लाभ होगा और कैसे इसको सफल बनाया जा सकता है। तो ये फैक्ट सामने आया कि लोगों में रुचि नहीं है, रुचि नहीं ले रहे हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन। यहाँ पर एक कंसेप्ट निहित है। कौन सा कंसेप्ट निहित है? सहभागिता का। लोकतंत्र में सहभागिता एक आवश्यक चीज मानी जाती है किसी भी कानून की सफलता के लिए, किसी भी शासन और प्रशासन की सफलता के लिए। लोकतंत्र को उतना ही अच्छा माना जाता है जितना शासन कार्य में आम जनता की भागीदारी। भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति शासक के रूप में चुना ही जाएगा, बल्कि शासन जो कार्य करता है उसके प्रति लोगों का एक्शन रिएक्शन कैसा होता है, लोग उसके बारे में कितना क्वेश्चन उठाते हैं या उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, उसमें सुधार के लिए कितना सुझाव देते हैं। सहभागिता का मतलब ये होता है। या अपनी तरफ से अपनी पहल पर कुछ प्रपोजल बनाकर कितना भेजते हैं शासन के पास कि इस दिशा में, इस क्षेत्र में कार्य किए जाने की आवश्यकता है और इस कार्य को इस रूप में संपन्न किया जा सकता है सुविधाजनक ढंग से। तो इस तरह का सजेशन भी उनके द्वारा दिया जा सकता है। अब यहाँ पर जब शोधकर्ता इस तथ्य की एनालिसिस करेगा तो क्या करेगा? किस धारणा को सामने लेगा? सहभागी लोकतंत्र की धारणा को सामने लेगा। वो प्रत्यक्ष रूप से उसके शोध का विषय नहीं है, उसके शोध का विषय है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लेकिन उसमें जो तथ्य उसे प्राप्त हुए हैं उस विषय के अंतर्गत, उन तथ्यों में सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा निहित है, जिस अवधारणा को शोधकर्ता के द्वारा तथ्यों का विश्लेषण करने के दौरान प्रकाश में लाया जाता है। इसको कहते हैं कंसेप्चुअल एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस। ज्यादातर जो शोध कार्य होते हैं, खासतौर से जिन शोध कार्य का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान में वृद्धि करना होता है, वो ज्यादातर कंसेप्चुअल होते हैं, अवधारणात्मक होते हैं। कंसेप्चुअल एनालिसिस के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले शोधकर्ता शोध से संबंधित प्रश्नों की पहचान करे, यानी हाइपोथेसिस डेवलप करे, कुछ पूर्व निष्कर्ष निकाले, उसके बाद निदर्शन का चुनाव करे, सैंपल का चुनाव करे, क्योंकि सभी से सूचनाएं प्राप्त करना समय और धन साध्य होता है और आवश्यक भी नहीं होता कि सभी से सूचनाएं प्राप्त की जाए, इसलिए वो निदर्शन का चुनाव करता है। निदर्शन के रूप में जिन लोगों को चुना गया है उनसे प्राप्त सूचनाओं को कुछ निश्चित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है और वर्गीकरण सारणीयन के दौरान जो अनावश्यक सूचनाएं होती हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कुछ उत्तरदाताओं ने, अगर प्रश्न में 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसने अपने उत्तर में उन 3-4 ऑप्शंस को टिक लगा दिया है, इसका मतलब वो सूचना निरर्थक है, फेक है, झूठी है। तो ऐसे तथ्यों को विश्लेषण के दौरान जब वर्गीकरण किया जाता है तो ऐसी सूचनाओं को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी सूचनाएं किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने